किसी भी देश की तटीय सीमा के बाहर समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर उस देश का अधिकार होता है। लेकिन जब हम कुछ विशेष एरिया में जब और आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा क्षेत्र भी आता है जहां पर उस देश के अधिकार उस समुद्री, हम कह सकते हैं, वातावरण में थोड़े सीमित हो जाते हैं। फिर और आगे बढ़ने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर उस देश के साथ साथ सभी देशों के समान रूप से अधिकार होते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी एक देश का एकाधिकार उस क्षेत्र पर नहीं होता है, जिसको हम हाई सीज के नाम से जानते हैं। अब इसी हाई सीज को लेकर, जिस पर कि किसी एक विशेष देश का एकाधिकार नहीं होता है, उस पर एक नियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि कुछ जो शक्ति संपन्न देश थे, साधन संपन्न देश थे, वो तो वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पर कुछ विकासशील देश ऐसे थे जिनको इस पर आपत्ति होती रहती थी। तो ऐसी दशा में हाई सीज का एक क्षेत्र बिना किसी नियम कानून के एक अव्यवस्था का रूप लेता जा रहा था। ऐसे में आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इसके लिए भी एक नियम संगत व्यवस्था होनी चाहिए। तो हाल ही में हाई सीज पर जो मिनिमम एक व्यवस्था के लिए जितने देशों का अप्रूवल होना आवश्यक था, उसमें 60 देश की एक संख्या निर्धारित थी, जिसमें 60वें देश के रूप में मोरक्को ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब इसके लिए भी एक नियम संगत व्यवस्था कार्य रूप ले सकेगी। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाई सीज ट्रीटी के ऊपर हमारी चर्चा होगी और देखेंगे कि अब तक जो अनक्लॉज का आपने नाम सुना होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी इसके तहत आप जानते थे कि सभी समुद्री क्षेत्र, चाहे वो ईईजेड हो, महासागर तल हो, तटीय और अंतरराष्ट्रीय जल हो, उसके लिए एक नियम कानून की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन हाई सीज के लिए ऐसी कोई सुसंगत व्यवस्था नहीं थी। तो ये अपेक्षा की जा रही है कि अब इस दिशा में भी प्रयास फलीभूत होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन न्यूज की श्रृंखला में आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसका क्या महत्व है, क्या मायने हैं। तो हाई सीज संधि, समुद्री दोहन पर लगेगी लगान। तो दरअसल 19 सितंबर 2025 को मोरक्को ने जो है इसको अप्रूवल दिया, और ऐसा करने वाला मोरक्को 60वां देश बन गया है, क्योंकि 60 देश जब तक इस पर अप्रूवल नहीं देते तब तक एक, आप कह सकते हैं कि मिनिमम इसकी जो गढ़पूर्ति कोरम कह सकते हैं, ये था कि 60 देश जब तक इस पर अप्रूवल नहीं देंगे तब तक इसके लिए नियम नहीं बना जा सकता है। तो अब इस पर हाल ही में मोरक्को ने अप्रूवल दिया है। तो हाई सीज जो ट्रीटी है, बीबीएनजे अर्थात बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन का 60वां अनुमोदनकर्ता बन गया है मोरक्को, और अब हम कह सकते हैं कि यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी लीगली बाइंडिंग व्यवस्था करने के लिए यह संधि अब आगे बढ़ेगी। अब इस पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी कि जो लीगली बाइंड होगी। अब इसका महत्व क्या है? तो दुनिया की पहली ऐसी कानूनी संधि होगी जिसमें कि उस समुद्री क्षेत्र की रक्षा इस पर की जा सकेगी जो किसी भी देश की सीमा से बाहर होता था। अब इसको एक एक करके समझते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, हर पक्ष को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि हाई सीज होते क्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी देश जो होता है, तो उस देश की जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा होती है, वहां से 12 समुद्री मील तक क्या होता है? प्रादेशिक जल होता है, ठीक है। और उसके बाद उससे आगे जब आप जाएंगे और 24 समुद्री मील तक जब चले जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? एक संलग्न क्षेत्र होता है। फिर 200 समुद्री मील तक आप जब चले जाएंगे तो होता है ईईजेड, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेकिन उस 200 समुद्री मील के बाद जब आप जाएंगे तो वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है? हाई सीज कहलाता है। इस चित्र में और स्पष्ट होगा, आप यहां देख सकते हैं, ये आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन यहां पर है, यानी कि जो इंटरनल वाटर को अंदर है, इसके अंदर जो बेस लाइन के अंदर वाटर होता है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। अब इसी बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक आपका क्या होगा? आपका प्रादेशिक जल होगा, प्रादेशिक सागर कह लीजिए। फिर यहां से 24 समुद्री मील तक जब आप आएंगे तो संलग्न जोन होता है, कॉन्टिजियस जोन होता है। अब यहां से 200 समुद्री मील तक जब आप आएंगे तो यहां पर ईईजेड होता है। ईईजेड का मतलब क्या हुआ? आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेकिन इस 200 समुद्री मील के बाद जो क्षेत्र होता है वहां पर हाई सी होता है। आप जानते हैं कि जो 12 समुद्री मील तक है वो तो पूरी तरह से किसी भी देश की बेस लाइन से जो दूरी होती है वहां पर उस देश की पूरी संप्रभुता यहां पर होती है। और इसके बाद जो क्षेत्र होता है यहां पर भी थोड़ा सा अधिकार सीमित होता है, लेकिन यहां पर भी अधिकार होता है। फिर उसके बाद 200 समुद्री मील जो ईईजेड होता है, यहां तक आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो हाई सी जिसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर आप देखेंगे तो इस पर सभी देशों के लिए एक कॉमन एरिया कह सकते हैं। उच्च समुद्र अंतरराष्ट्रीय जल का हिस्सा होता है, यानी कि वो किसी भी एक देश का पार्ट नहीं होता है।
इसकी रक्षा करना अब क्या होता है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब जहां पर सबकी जिम्मेदारी होगी तो सबके हित भी टकराएंगे, तो सबके हित टकराएंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एक नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो तभी होगी जब सबकी सहमति बनेगी, और सबकी सहमति बनेगी तभी उस ट्रीटी के तहत वहां पर एक नियम संगत व्यवस्था हो सकेगी। अब इसी ट्रीटी की जो शर्त थी उसमें यह था हाई सीज के लिए कि उसमें मिनिमम 60 लोग जब इसको अप्रूवल दे देंगे तब यहां पर फिर नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो 60वें देश के तौर पर मोरक्को ने अप्रूवल दे दिया है। अब हाई सीज क्यों जरूरी है और क्या होते हैं इसके तहत अगर हम बात करें, हाई सीज का इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, देखिए एक तो महासागरों में जो आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो चाहे वो परिवहन के लिहाज से देखिए तो 90% माल की ढुलाई इसी हाई सीज से ही होती है। इसके अलावा संसाधनों की दृष्टि से देखिए, चाहे वो मछली का उत्पादन, मछली पकड़ने की जो जितनी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा माल परिवहन होता है, संचार के लिए भी ये उपयोगी है। इसके अलावा ऊर्जा, तनंग धारा, नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स के तौर पर, या कुछ दुर्लभ तत्व जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो खनिजों के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पृथ्वी की सतह का लगभग 50% हिस्सा, 50% जो हिस्सा होता है वो हाई सीज का है। वैसे तो समुद्र आप जानते हैं 2/3 भाग पर है, लेकिन हाई सीज की केवल परसेंटेज की बात करें तो लगभग 50% हिस्सा है। और पूरे समुद्रों में अगर इसके हिस्सेदारी की बात करें तो 2/3, यानी ओवरऑल जो समुद्र है उसका 2/3 हाई सीज है। अब देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण में जो CO2 है उस CO2 के अवशोषण का काम ये करता है, यानी कार्बन सिंक के रूप में भी आप इसको देखिए, CO2 का अवशोषण करता है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की जो घटना है उसको स्लो करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो सूर्य की उष्मा है, यानी कि जो हीट है, उसका भी अवशोषण करता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, उसको संतुलित करने का भी काम करता है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से जो निकलने वाली अतिरिक्त उष्मा है, यानी कि मानव जनित जो गतिविधियां हैं, हमारे द्वारा जो कुकर्म किए जा रहे हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें जो 90% से अधिक भाग जो है उसको भी, उस अतिरिक्त उष्मा को भी अवशोषित करने का काम ये क्या करते हैं, हाई सीज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। साथ ही साथ मानव के द्वारा उत्पन्न जो CO2 है उसके 25% इन्हीं के द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, इसका सहजीवी संबंध होता है, किससे होता है कमेंट करके बताइए, कई बार ये बताया जा चुका है। तो फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म समुद्री पौधे होते हैं और दुनिया के लगभग 50% ऑक्सीजन पैदा करने का भी काम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाई सीज की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए इस संधि की प्रमुख बातों के ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि इस क्षेत्र में, इस हाई सीज में कुछ ऐसे साधन संपन्न देश हैं जो कि समस्त मानवता के लिए ये सारी चीजें बनी हुई है, जो कि सबके लिए कॉमन है, लेकिन वहां पर जो साधन संपन्न देश है वो यहां पर इसका दोहन ज्यादा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो विकासशील देश या छोटे द्वीपीय देश हैं उनके लिए बिना विचार किए तो उनके हित का यहां पर नुकसान हो रहा था। इसके लिए तमाम ऐसे देश थे, विशेष तौर पर प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके द्वारा यह डिमांड हो रही थी कि एक ऐसी सुसंगत व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी के हित को अनदेखा न किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का चाहे ट्रांसफर करना हो, यानी कि छोटे देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना हो, या उनके क्षमता का निर्माण करना हो, या हाई सी में सभी मानवीय गतिविधियों को इस तरह से रेगुलेट किया जाए ताकि एक न्यायसंगत व्यवस्था हो सके, या उसको इस तरह से विनियमित करना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय जल है वहां पर समुद्री जो जैव विविधता है उसको भी नुकसान न हो, उसकी भी रक्षा हो सके, और कानूनी रूप से एक बाध्यकारी ढांचा बनाया जाए ताकि उस ढांचे के द्वारा सभी उस कानून के अंतर्गत उसके पालन करने के लिए तैयार रह सके, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो महासागर है वो किसी भी एक देश की पूंजी नहीं है, उसके संसाधनों का उपयोग न्यायसंगत तरीके से हो सके, सभी देशों के बीच में समानता के आधार पर उसका विभाजन किया जा सके। अब देखिए इसी के लिए यह डिमांड चल रही थी। तो ये संधि में जब 60वें देश के रूप में मोरक्को ने इसको अप्रूवल दे दिया, देखिए साइन करना और अप्रूवल देना दो अलग अलग चीजें हैं। साइन करने का मतलब होता है कि वो देश उससे सहमत है, लेकिन उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ हम मान रहे हैं कि ये सही बात कही जा रही है। अप्रूवल देने का मतलब ये हो गया कि ये देश उस जो भी ट्रीटी है उसका पार्ट बन गया, यानी पूरी तरह से उसकी सहमति हो गई कि अब वो उसका एक अंग हो गया, स्वीकार कर लिया। अब पूरी तरह से पार्ट बनने में और सिर्फ एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देने में अंतर होता है। तो सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति कुछ बड़े देश दिए हैं, लेकिन अभी भी अप्रूवल उनके द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन जो मिनिमम गढ़पूर्ति या कोरम चाहिए 60 देशों का, वो मोरक्को के अप्रूवल देने के साथ पूरा हो चुका है, यानी कि अब इस दिशा में कानून बनाए जा सकेंगे।
अब देखिए इसमें पहली बात जो कही गई है वो कही गई है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया यानी एमपीएस के बारे में, यानी समुद्री संरक्षित क्षेत्र के बारे में। देखिए इसमें हाई सी का जो परसेंटेज है जिसको संरक्षित करने की बात हो रही है, उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिसको कि अभी तक संरक्षित किया जा चुका है। आप देखें केवल 1.44 या 1.45% ही जो है हाई सी अभी पूरी तरह से संरक्षित है। यानी कि एमपीए यानी कि मैरीन प्रोटेक्टेड जो एरिया है, इसको कोशिश ये की जाएगी कि अब इस ट्रीटी के बाद माध्यम से एमपीए बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है ये संधि अब दे रही है, यानी कि इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसी ट्रीटी के माध्यम से अब यहां पर एक प्रस्ताव लाया जा सकेगा, यहां पर उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, चर्चा समीक्षा के बाद उस पर सार्वजनिक परामर्श होगा, यहां पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। अगर 2/3 इसके सदस्य तैयार हो जाते हैं, उस वोटिंग में एक सपोर्ट में बात की जाती है, तो उस पर आगे काम किया जा सकेगा। यानी कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है मैरीन में, उस पर अगर काम करना होगा तो ये प्रक्रिया आसान हो गई। सपोज दैट जैसे कुछ मछलियां होती हैं, जो मछलियां समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। तो ऐसी मछलियों के लिए अगर किसी विशेष कॉरिडोर को बनाना हो तो उसके लिए अब इसके माध्यम से यहां पर प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव पर यहां पर उस पर डिस्कशन होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। फिर उसमें सार्वजनिक परामर्श के बाद अगर लगता है कि नहीं, इसमें वोटिंग के बाद ज्यादातर लोग इसके समर्थन में है, तो माइग्रेशन कॉरिडोर फिश के लिए बनाया जा सकेगा और मौसमी संरक्षित क्षेत्र अगर ऐसा लगता है तो बनाए जा सकेंगे। अब इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से एक गोल और डिसाइड किया गया था। वो गोल था कि 2030 तक जाते जाते पृथ्वी का 30% और समुद्रों का भी 30% संरक्षित करने के लिए एक प्रतिबद्धता जताई गई थी, जिसको कि 30x30 लक्ष्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ 30% ओशियंस और अर्थ का भी 2030 तक ये करना है। तो इसको भी, इस लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद मिलेगी। 2019 में एक शोध पत्र के माध्यम से इस लक्ष्य को, वहीं पर पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये फिलहाल ये जो लक्ष्य है कि 2030 तक पृथ्वी का भी 30% और ओशियन का भी 30% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो उस लक्ष्य में भी जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, एमपीएज हैं, इस पर अब काम हो सकेगा। इस ट्रीटी का पहला फायदा तो ये है। दूसरी बात यह है कि समुद्री आनुवंशिक संसाधन, यानी कि समुद्रों में आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिस पर सबका अधिकार है, सारे देश का अधिकार है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल उसका कौन कर रहा है, जो साधन संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं। तो जो समुद्री आनुवंशिक संसाधन है उसका उपयोग करना, प्रयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक न्यायसंगत तरीके से उपयोग हो, उसका दोहन न हो। किसी चीज के उपयोग करने में और उसका दोहन करने में अंतर होता है। उपयोग का मतलब होता है कि इस तरह से उसका उपयोग करिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे, जिसको कि हम सस्टेनेबल यूज कह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से उपयोग किया जाए कि तात्कालिक रूप से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए और बाकियों को लाभ न मिले, और साथ साथ आप अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है या इससे किसी अन्य छोटे देशों को नुकसान हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का एक सस्टेनेबल इस्तेमाल किया जाए, उससे उत्पन्न जो लाभ हो उस लाभ को सबको उसका लाभ दिया जाए। अगर आप ज्यादा साधन संपन्न हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज समुद्र में पाई जा रही है जो आनुवंशिक रूप से पाई जाती है, जिससे कि आप कोई दवा बना रहे हैं और उससे आप बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, तो उससे जो लाभ कमा रहे हैं उस राशि का वितरण या तो ऐसे देशों में हो जिनकी कीमत पर आपने वो लाभ अर्जित किया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि समुद्री जो आनुवंशिक संसाधन है उसके लाभ को भी आप साझा करिए। यानी कि मैरीन जेनेटिक रिसोर्स, जिसको एमजीआर कहते हैं, समुद्री जीवों से प्राप्त जो आनुवंशिक सामग्री है, उसको आप अगर ज्यादा दोहन मत करिए, उसका सस्टेनेबल इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ अगर ज्यादा लाभ उससे अर्जित करते हैं तो आप उसको क्या करिए, लोगों में साझा करिए। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, अगर डीएसआई है, आनुवंशिक डेटा जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे उदाहरण के रूप में किसी भी जीव का आनुवंशिक डेटा जो रिकॉर्ड है, वो चीज भी इसमें होनी चाहिए। लाभ का साझाकरण, जो अभी आपको बताया गया, बेनिफिट भी शेयर किया जाए। मौद्रिक योगदान यानी कि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, अगर कोई देश कमजोर है तो उसको आप मौद्रिक रूप से सहायता कीजिए। अगर यहां पर आपको लगता है कि उस देश को टेक्नोलॉजी में हमको मदद करने की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, ताकि सभी लोग उस जो साझा विरासत है, आप कह सकते हैं वैश्विक रूप से जो साझा विरासत है, उसका सभी लोग न्यायसंगत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा साधन संपन्न है, इसका मतलब कि कोई देश अगर छोटा है, उसकी भी तो जरूरतें हैं, तो उसको आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, वो भी सीख सके ताकि वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो ऐसी व्यवस्था हो। कोई विकसित देश समुद्री जीव से अगर नई दवा, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, अगर बनाता है तो एक हिस्सा उसका जो है कंजर्वेशन फंड एक बना लिया जाए और उसमें एक हिस्सा चला जाए, ताकि उस कंजर्वेशन फंड का इस्तेमाल बाकी ऐसे जो पिछड़े देश हम जिनको कह सकते हैं तकनीकी रूप से या
भौगोलिक रूप से, उनको भी उसका लाभ मिल सके, तो एक न्याय संगत व्यवस्था बनाई जा सके। इसके बाद इसमें पर्यावरणीय प्रभाव की दिशा में भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि जैव विविधता का संरक्षण। अब कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखिए कि पर्यावरण पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। किसी भी गतिविधि का प्रभाव मामूली है या क्षणिक है या अधिक है, इसका एक विस्तृत रूप से आकलन किया जाएगा। सबसे पहले जो भी आपको प्रक्रिया वहां करनी है, पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर पहले स्क्रीनिंग में ही वो छंट जाता है तो उसको छांट दिया जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीनिंग के बाद वो निकल कर आता है कि नहीं हमको ये काम करना है, उसके बाद उसका स्कोप देखेंगे, उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट है तो वहां पर खारिज कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत उसका इंपैक्ट ऐसा है जिसको दूसरे कदम से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो यहां पर उसके लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कम से कम उसका नुकसान हो सके। जैसे गहरे समुद्र में अगर खनन शुरू करना है तो आप खनन शुरू करने से पहले ही एक पर्यावरणीय रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। इन सारे प्रोसेस में आप एक एक करके उस रिपोर्ट को तैयार करेंगे और उसके बाद इस काम को करेंगे, यानी कि जो पर्यावरण पे पड़ने वाला प्रभाव है उस प्रभाव को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें जो विकासशील देश हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनके अंदर भी कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाए। उसके लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दीजिए, उसके लिए उनको अगर वित्तीय सहायता की जरूरत है तो फेलोशिप की व्यवस्था करिए, इसके लिए अगर उनको सहयोग की जरूरत है तो उनको पार्टनरशिप में अपने साथ ले आइए। साथ ही साथ जो इसके लिए आप रीजनल सेंटर्स भी बना सकते हैं, क्षेत्रीय केंद्र बना सकते हैं, और छोटे जो द्वीपीय राष्ट्र हैं जो हाई सीज निगरानी में प्रशिक्षित होंगे वो भी नई तकनीक सीखेंगे। ये भी यहाँ पर इस संधि में ये बात कही गई है, यानी द्वीपीय देश जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे ग्लोबल वार्मिंग से या जैव विविधता अगर गड़बड़ होगी तो उससे, तो इसका मतलब उनको भी यहाँ पर ट्रेंड करिए, उनको भी आप यहाँ पर चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए या आप यहाँ पर उनको वित्तीय सहायता दीजिए, उनको साथ लेके चलना है। यानी कि जो छोटे देश है जैसे वनुआतु जैसे द्वीप है उनको भी आप इग्नोर मत करिए। अब देखिए यहाँ पर बड़े जो देश हैं उनकी यहाँ पर मंशा आप यहीं से समझ जाएंगे। देखिए अमेरिका और चीन, देखिए वैश्विक शक्तियों की स्थिति क्या है, तो अमेरिका और चीन जो बड़े देश हैं वह साधन संपन्न है, टेक्नोलॉजी संपन्न है, सब कुछ है इनके पास। तो यहां पर संधि पर इन्होंने साइन तो कर दिया, इन्होंने कहा कि हाँ हाँ बात तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अप्रूवल अनुमोदन इनके द्वारा भी नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब ही हुआ कि सीमित रूप से आप सहमत तो हो गए लेकिन अप्रूवल अभी भी आपने नहीं दिया। तो ये एक चुनौती के रूप में आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विकसित देशों को खुद आगे आना होगा। जापान और रूस जैसे जो देश हैं वार्ता में तो सक्रिय रहे, बढ़ चढ़ के इन्होंने बात की, लेकिन अभी भी संधि से आधिकारिक रूप से ये लोग जुड़े नहीं हैं। तो इसका मतलब कि ऐसे बड़े देशों को जिनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, जिन्होंने ज्यादातर हाई सी का लाभ लिया है, टेक्नोलॉजी में संपन्न है, उनको भी आगे आने की जरूरत है। ये स्थिति है, हालांकि भारत ने इसमें अपनी सहमति दी है। अब चुनौतियां यही है कि देखिए, एक तो चुनौती यह है कि जो संसाधन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर कोई भी बड़ा जहाज है, अगर इस संधि में आपने एक व्यवस्था बना दी, एक नियम बना दिया, कानून बना दिया, आपके पास जहाज है, अधिक ईंधन है और प्रशिक्षित दल है, ठीक है, इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप निगरानी कर सके। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड है यानी तट रक्षक है वो पर्याप्त नहीं होंगे इसके लिए। इसके लिए क्या जरूरत होगी, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की जरूरत होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैगशिप व्यवस्था है, यानी कि हर देश की अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें एक चीज ये है कि इसमें जब अलग अलग देशों की जिम्मेदारी बांटी गई है तो इसमें कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि किसी एक देश के पास हो सकता है जहाज, ईंधन और प्रशिक्षित दल ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे देश हों जिनके पास इन चीजों की कमी हो, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उस कमी को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके बाद प्रवर्तन की व्यवस्था यानी इन्फोर्समेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है, जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या निगरानी एजेंसी यहाँ पर नहीं है इस ट्रीटी के माध्यम से। अब उस पर भी इसकी वजह से हर देश को अपने फ्लैगशिप पर खुद निगरानी रखनी होगी। तो यहाँ पर आप ऊपर जो बात अभी कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एक चैलेंज के रूप में आप देख सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क भी है इसमें। जो बड़े देश हैं जो कि ऊपर से अपनी सहमति दिखा रहे हैं लेकिन अभी भी इसका पार्ट नहीं बने हैं, तो उनको आगे आना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जल क्षेत्र जो है, नेशनल वाटर है, उसका संरक्षण नहीं हो पाए। क्योंकि कई देश ये भी कह सकते हैं कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इसमें शामिल हो गए हैं, अब हम अपने देश वाला जो संरक्षण है उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल जोखिम आपको देखने को मिल सकता है। इन चीजों को हम एक चुनौती के तौर पर देख सकते हैं। अब आगे की राह में क्या होगा, तो देखिए आगे की राह में हमको इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, यानी कि संरक्षित क्षेत्र कहाँ होंगे,
कैसे बनाए जाएंगे, इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा। इसका फाइनेंस यानी कि वित्त पोषण कैसे होगा, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, इसके लिए एक सिस्टम बनाना अभी भी चुनौती है। तो इसको अगर ठीक करना हमको, अगर हम ठीक करते हैं तो हम इसमें सही दिशा में जा सकते हैं। नियम पालन को जांचा कैसे जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं जो अनक्लॉज है उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला जाता है। उसी तरह से यहां पर भी निगरानी के लिए कैसे उसका पालन किया जाएगा और अनुपालन नहीं होने पर कैसे उसको जांचा परखा जाएगा, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। अब केवल वही देश इसमें वोट कर पाएंगे जिन्होंने पहले से अनुमोदन किया होगा, ये व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। तो इसका मतलब कि वोटिंग का अधिकार जो पहले से अनुमोदन जो किए हैं उनको मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब यह है कि आगे और भी लोग इसका पार्ट बने, ये इसमें आगे की राह हो सकती है। और संधि लागू होते ही 120 दिन में देशों की पहली बैठक जो है वो होगी और उसके बाद से इसमें नियम कानून अब बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना कि इसके वजह से अगर ये संधि ठीक तरह से लागू हो जाती है तो हम हाई सीज को न तो एक सुसंगत तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे बल्कि जैव विविधता का संरक्षण भी करने में हम पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हाई सीज सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन का परिणाम है। तो इसमें विकसित देशों को, साधन संपन्न देशों को भी आगे आने की जरूरत है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। जैसे ये एग्जाम्पल आपको पहले बताया जा चुका है वनुआतू वाला कि कुछ कम संसाधन संपन्न लोग हैं, अब उनकी भी, चूंकि उनके पास वोटिंग का अधिकार है तो वैश्विक निर्णयों में अब इनकी भी भूमिका होगी। तो इस लिहाज से ये संधि, ये ट्रीटी जब कानून बनाने में इनकी भी हिस्सेदारी होगी तो कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पर अब इनकी भी उपस्थिति दर्ज होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसका याद रखिएगा। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो 30x30 जो लक्ष्य है उसका मतलब क्या है। विकल्प आपके सामने हैं। 2030 तक महासागर के 30% क्षेत्र को संरक्षित करना, 30 देशों को समुद्र में शामिल करना, 30 दिन में मछली पकड़ना, 30 प्रकार की दवाएं बनाना। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।